आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर ट्रंप द्वारा लिए गए नवीनतम निर्णयों के बारे में, ताकि रूस को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके, इस बारे में अब मैं अपनी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, रूस ने ट्रंप की 50 दिन की मोहलत को यूक्रेन में क्रूर हमले जारी रखने की हरी झंडी मान लिया। मतलब ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, रूस को 50 दिन की मोहलत और दे दी है, आप यूक्रेन पर और अटैक करो, इससे पहले कि उसे कोई नतीजा भुगतना पड़े। अगर इस अवधि के अंत तक, यानी सितंबर की शुरुआत तक, युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं होता है, तो रूस पर 100% टैरिफ और रूसी व्यापारिक साझेदारों पर, जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके पर, सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की धमकी दी गई है। लाखों बेशुद्ध यूक्रेनियों, जो स्लीपलेस यूक्रेनियंस हैं, के लिए यह एक अनंत काल जैसा लग रहा होगा। दोस्तों, 50 दिन की मोहलत दे दी है यूएसए ने। आप समझ सकते हो कि यूक्रेनियन किस तरह से परेशान है वहां पर। उनके लिए 1 घंटा बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस प्रकार से रशिया ड्रोन और मिसाइल की बरसात कर रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन के हर एक कोने में, तो उनके लिए एक एक दिन, एक एक घंटा भी बहुत परेशानी वाला है। तो 50 डेज का टाइम देकर के उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। दोस्तों, सभी यूक्रेनियंस जो अब अपने कस्बों और शहरों पर घातक मिसाइलों और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के बढ़ते रूसी हमले को फेस कर रहे हैं। दोस्तों, फिर भी क्रेमलिन ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप के यूक्रेन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देने और उसे हथियार देने का वादा करने के फैसले को बेहद गंभीर बताया। साथ भी यह भी कहा है कि अब वह व्हाइट हाउस के घोषणा को समझेगा और उसका आकलन करेगा। कि जो ट्रंप ने जो अभी जो घोषणा की है, 50 डेज का जो डेडलाइन दिया हुआ है और नए प्रतिबंधों की जो धमकी दी है, रशिया ने कहा है कि ठीक है, उसी घोषणा को हम समझेंगे क्या है उन्होंने किया है और उसका असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे। दोस्तों, रूस के शीर्ष अधिकारी चुपचाप राहत की सांस ले रहे हैं। आखिरकार उनके लिए यह और भी बुरा हो सकता था। अगर राष्ट्रपति ट्रंप चाहते तो प्रतिबंध तुरंत लगाए जा सकते थे, या उससे भी ज्यादा। जैसे कि अमेरिकी सेनेट में एक बिल पास हुआ है, एक विधेयक पास हुआ है, ग्राहम लिंसडे और रिचर्ड ब्लूमेंथल, उन्होंने इंडिया, रशिया और ब्राजील के खिलाफ, या जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जैसे रशिया और चाइना, इंडिया और चाइना, 500% का टैरिफ लगाने का मन बना लिया है। विधेयक पास हो गया, मेजोरिटी से पास हुआ, लेकिन अभी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो 50 डेज के बाद ही होगा। दोस्तों, जो प्रतिबंधों की जो नई धमकी आई हुई है ट्रंप की तरफ से, यूक्रेन में रूस की कार्रवाई का रुख बदलना तय है। इससे जो रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन में है, तो उससे जो उसका रुख जो है, जो ऑनस्लॉट है, जो इंटेंसिटी है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है।
दोस्तों, सर्गेई लाव्रोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि रूस पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिबंध देशों में से एक है, जिस पर पश्चिम ने अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने में कामयाब रहा है और कामयाब हो रहा है और आगे भी कामयाब होता रहेगा। हमारे सभी व्यापारिक साझेदार पश्चिम की रणनीति जानते हैं और वे पूरी ईमानदारी से हमारा समर्थन करेंगे, करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि क्रेमलिन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए पहले ही लचीले उपायों का एक जटिल सेट तैयार कर लिया है। उनकी तैयारी है कि हम इन प्रतिबंधों से किस तरह निपटें, जबकि वह अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं ला रहा है। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री लाव्रोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनके देश पर अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड संख्या में प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो इनका सामना कर रहे हैं और उन्हें कोई संदेह नहीं है कि रूस भी इनका सामना कर लेगा। दोस्तों, क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों को संदेह है, क्रेमलिन इंसाइडर्स, कि किसी भी नए अमेरिकी प्रतिबंध के लागू होने से पहले 50 दिन का समय यूक्रेन में सैन्य अभियान को सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। और कह रहे हैं कि 50 दिन का समय देकर के अमेरिका ने अच्छा किया। रूस इतने समय में यूक्रेन में कोई डिसाइसिव विक्ट्री ले सकता है, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो नोटोरियस चेंजेबल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप, हिंदी में कहते हैं कुख्यात परिवर्तनशील राष्ट्रपति ट्रंप, रूस पर एक बार फिर अपना मन बदल सकते हैं। रूसियों को युद्ध के मैदान में और अमेरिका व नाटो में सत्ता में बैठे लोगों के मूड में, दोनों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। रूस के शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है और यह कसम भी खाई है कि क्रेमलिन की नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और उन्होंने इससे अंडरलाइन भी किया है कि रूस खुद को यूक्रेन के प्रति दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाला मानता है। उन्होंने तैयारी कर रखी है काफी लंबे समय की वार यूक्रेन में करने के लिए। वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जबकि पश्चिमी सरकारें, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन, उतनी ही अस्थिर है, मतलब वेवरिंग है। रूस का मानना है कि लड़ाई जारी रखने का यूक्रेनी संकल्प कमजोर पड़ जाएगा। यूरोप में राजनीतिक इच्छा शक्ति क्षीण हो जाएगी और अंततः देश आत्मसमर्पण कर देगा। उनका मानना है रूस का कि ये समय दे रखा है, ये समय रशिया के फेवर में जाएगा। दोस्तों, कुछ रूसी राजनेता ट्रंप पर जमकर निशाना साध रहे हैं और उन पर शांति की बातें करने, लेकिन पर्दे के पीछे युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगा रहे हैं। और ये बात सही भी है। जो ट्रंप टाइम देते जा रहे हैं पुतिन को, लगता है कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग लगती है। उनका संदेह काफी ठीक है। दोस्तों, क्रेमलिन की प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के मामले में वाशिंगटन के यू टर्न की कड़ी आलोचना हो रही है।
और ट्रंप की तुलना उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन से की जा रही है, जिन्हें रूस में व्यापक रूप से तिरस्कृत किया जाता है। बाइडेन का रशिया में सम्मान नहीं है। जो उन्होंने अपने टाइम में डिसीजन लिए वो हमेशा रशिया के खिलाफ रहे हैं। इसलिए बाइडेन एक रेस्पेक्टेड फिगर नहीं है रशिया के लिए। दोस्तों, पश्चिमी नजरिए से, फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, रूसी नेता एक असाधारण, खुद से की गई राजनीतिक भूल के दोषी हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अमेरिका समर्थित एक शांति समझौता किया हो, जिससे यूरोप में यूक्रेन के सहयोगियों को डर था कि इससे उनकी आक्रामकता, एग्रेसिवनेस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आक्रमण से क्षेत्रीय लाभ सुनिश्चित हो जाता और इससे यह तय हो जाता कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो यूक्रेन के सहयोगी देश हैं, जिनका स्टैंड अनवेवरिंग है अभी तक, वो यूरोपियन कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्रीज को डर था कि अगर अमेरिका सपोर्टेड या बैक सीज फायर प्लान इंप्लीमेंट हो गया होता तो रशिया यूक्रेन का जो 30% जमीन पर कब्जा कर चुका है उसको भी रशिया में मिला देता, या उस सीज फायर में रशिया यूक्रेन के जीते गए जमीन को रशिया का पार्ट मान लेता और अमेरिका भी उसके लिए एग्री हो गया होता। उनको डर था यूरोपियन कंट्रीज को, अगर ऐसा हो गया होता तो यूक्रेन की जो इच्छा है नाटो मेंबरशिप देने की वो कोई पूरी होती नहीं। दोस्तों, पुतिन के तर्क पर पश्चिमी तर्क थोपना हमेशा से गलती रही है। यही कारण था जिसके कारण ओबामा प्रशासन ने 2014 में यूक्रेन में क्रीमिया पर कब्जे के अपने पहले प्रयास से पहले रूसी नेता को गलत समझा था। दोस्तों, क्रीमिया पर जो कब्जा किया था रशिया ने, वो ओबामा के टाइम में ही हुआ था। दोस्तों, पुतिन ने आक्रमण से पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो इस संघर्ष को एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने के रूप में देखते हैं। रूस के सदियों पुराने दावों, क्लेम्स और बर्लिन की दीवार गिरने से जुड़ी व्यापक शिकायतें दोनों के संदर्भ में, जिसे उन्होंने साम्यवादी पूर्वी जर्मनी में केजीबी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में अपने पद से निराशा के साथ देखा था। दोस्तों, पुतिन उस टाइम जब ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन आपस में मर्ज हो गए, एक जर्मनी कंट्री बन गया, उस टाइम पुतिन वहां पर एज ए केजीबी प्रमुख डिप्यूटेड थे। फॉर्मर यूएसएसआर ने उनको एज ए केजीबी प्रमुख वहां पर डिप्यूट किया हुआ था और उनके टाइम में ही बर्लिन की दीवार ढही, मतलब दोनों कंट्री मर्ज हो गए। वो उनको पेन था, जिस पर्पस से यूएसएसआर ने उनको डिब्यूट किया था, वो उनका जो है टारगेट या उनसे जो उम्मीद थी पुतिन से, वो पूरी नहीं हुई। दोस्तों, ये पुतिन के युद्ध के मूल कारणों की बात करें अगर, तो यह रूस की कई शिकायतों का संकेत है, जिनमें कीव में एक लोकतांत्रिक सरकार का अस्तित्व भी शामिल है। यह कभी कभी मॉस्को के उन दावों का भी उल्लेख करता है कि शीत युद्ध के बाद
नाटो के विस्तार से उसे खतरा है और कभी सोवियत संघ के प्रभाव में रहे साम्यवादी देश कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि पोलैंड और रोमानिया से गठबंधन सैनिकों को वापस बुलाने की उनकी इच्छा का भी। पोलैंड और रोमानिया में पहले एक जो है अलायंस की सेनाएं हुआ करती थी और उन सेनाओं को वहां से वापस कॉल कर लिया गया। तो पुतिन के अनुसार कि वो भी एक बहुत बड़ी भूल थी। दोस्तों, इस नजरिए से जो पुतिन का नजरिया है, जो व्यू पॉइंट है, पुतिन का युद्ध समाप्त करने का कभी इरादा ही नहीं रहा और ट्रंप और उनके सहयोगियों, उनके जो एड्स हैं, का यह अनुमान है कि वो समझौता कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति के संपूर्ण विश्व दृष्टिकोण की केंद्रीय धारणा है, गलत साबित हुई। ट्रंप ने अपना कार्यकाल अज्यूम करने से पहले ही अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि वो जिस दिन सत्ता में जाएंगे उसके एक दिन के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन युद्ध समाप्त करने की बात तो दूर है, वो लगातार विद एवरी पासिंग डे इंटेंसिफाई होता जा रहा है। तो उनकी जो धारणा थी, जो उनके और उनके सहयोगियों की जो धारणा थी कि वो समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो गलत साबित हुआ और लाखों रूसी हताहतों के बाद पुतिन के लिए यह युद्ध उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। पुतिन जानते हैं कि अगर यह सीज फायर यूएसए या जेलेंस्की के शर्तों पर होता है तो उनकी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। रशिया की जनता ने पुतिन को पूरा सपोर्ट किया हुआ। इतना बर्बादी होने के बाद भी अगर पुतिन की शर्तों पर यह सीज फायर नहीं होता है तो पुतिन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, जो पॉलिटिकल उनकी एग्जिस्टेंस है, खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, इस बार पुतिन के प्रति ट्रंप की हताशा वाजिब लग रही है। अब फ्रस्ट्रेशन है यूएसए में और ट्रंप में, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई बार रूसी राजनेता की आलोचना की है, लेकिन बाद में अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन अगर ट्रंप आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि पुतिन को शांति वार्ता के लिए राजी नहीं कर सकते हैं, तो क्या वे उन्हें इसके लिए मजबूर करने को तैयार है? अगर पुतिन अपने ट्रंप कन्विंस्ड हो गए हैं कि पुतिन सीज फायर के लिए तैयार नहीं होंगे, तो क्या उनको मजबूर किया जा सकता है? क्या यूएसए उनको मजबूर कर सकता है सीज फायर के लिए? लगता है कि ट्रंप को अब यह बात समझ में आ गई है। अगर उन्हें यूक्रेन के साथ समझौता करना है तो उन्हें रूस पर और दबाव डालना होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगले 50 दिनों में दोनों के बीच क्या घटनाक्रम होता है और ट्रंप उनके बीच युद्ध विराम कराने में कैसे सफल होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।